बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो रॉकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स है फॉल 2023, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, हम उन MCQs को देखेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर में आपको इस वीडियो से ज़रूर मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना MCQs नंबर 1। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश वाज नाउन एज मिल इन एनालिटिकल इंजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोसेसर। ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन 2000 यानी कि 2000 के अंदर, साल जो 2000 था, याहू सर्वर्स वेयर अटैक्ड बाय डोस अटैक्ड। ठीक है, यानी कि साल 2000 के अंदर जो याहू के जितने भी सर्वर्स हैं उनके ऊपर हमला हुआ था डोस अटैक के ज़रिए। इट टुक डैश टू रिकवर फ्रॉम द अटैक। अब वो पूछ रहे हैं कि इसने कितना टाइम लिया था टू रिकवर फ्रॉम द अटैक। अटैक से जो इसके ऊपर अटैक हुआ था डोस का, DOS का, उससे रिकवर करते करते इसको कितना टाइम लगा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 आवर्स। 3 आवर्स में इसने, उनके जो थे ओनर वगैरह जो भी थे, उन्होंने इसको रिकवर कर लिया था। उसके बाद है, व्हाट इज़ नॉट अ की फैक्टर वाइल डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट। कि इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जब हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हों। पहला है यूज़एबिलिटी, उसके बाद है यूज़र फ्रेंडली और कंसिस्टेंसी। ये तीनों जो फीचर्स हैं ये हमारे फैक्टर्स होने चाहिए जब हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हो। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे फीचर के अंदर नहीं आएगा, वो यानी कि हमारा राइट आंसर है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हमारे काम को मुश्किल बनाएगा। तो हमने अपनी जो भी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है हमने उसको मुश्किल नहीं करना, ना ही ज़्यादा उसके अंदर मुश्किल वर्ड यूज़ करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स इफ़ आई स्टार्ट अ न्यू लिस्ट विदाउट क्लोजिंग द ओरिजिनल वन। यानी कि क्या होगा अगर मैं अपनी पुरानी लिस्ट को क्लोज किए बगैर एक नई को ओपन कर लूँ। तो इसका ऑप्शन ए है, एन एरर विल बी जनरेटेड। सेकंड है, अ नेस्टेड लिस्ट विल बी क्रिएटेड। थर्ड है, प्रीवियस लिस्ट विल बी एंड अ न्यू विल बी स्टार्ट। एंड ऑप्शन डी है, नथिंग विल हैपन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेस्टेड लिस्ट विल बी क्रिएटेड। जब हम किसी भी फाइल को क्लोज किए बगैर एक नई फाइल को ओपन करेंगे तो जो हमारा नेस्टेड लिस्ट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द मोस्ट अपर राइट पिक्सल ऑफ द स्क्रीन इज ऑफ द कलर इज ऑफ डैश कलर। यहाँ पे डैश लगा लेकिन वो थोड़ा छोटा हो गया, यानी कि वो कह रहा है कि मोस्ट अपर राइट पिक्सल ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन का जो मोस्ट अपर राइट पिक्सल होता है वो किस कलर का होता है। तो हमारे पास आपको पता है RGB, ये 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इनमें से उन्होंने कहा था कि कौन सा हो सकता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनी कलर। इसमें से कोई भी कलर हो सकता है स्क्रीन का जो अपर राइट पिक्सल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, आ सिंगल पिक्सल कैन एक्वायर अप्रोक्सीमेटली डैश कलर स्कीम्स। कि जो हमारा एक सिंगल कलर होता है वो कितने, यानी कि कलर स्कीम को अप्रोक्सीमेटली कितने कलर स्कीम के इक्वल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 16 मिलियन कलर स्कीम्स। नेक्स्ट हमारे पास है, द आइडिया ऑफ ए न्यूरल नेटवर्क फील्ड इज़ बेस्ड अपॉन। कि जो न्यूरल नेटवर्क फील्ड थी ये किस बेस पे, इसका आइडिया किस बेस पे बना गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ह्यूमन ब्रेन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन है। ऑप्शन ए हमारे पास है रोबोटिक, सेकंड है वेब एजेंट, थर्ड है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन ए है रोबोटिक, ये इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट काम करते हैं। इसमें वेब एजेंट भी नहीं आएगा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी नहीं आएगा और ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन भी नहीं आएंगे।
तो ऑप्शन ए इसका जो रोबोट वाला है वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, रजिस्टर इज़ अ काइंड ऑफ डैश मेमोरी। कि रजिस्टर जो है वो मेमोरी की कौन सी किस्म है। रजिस्टर इज़ अ काइंड ऑफ फास्ट मेमोरी। रजिस्टर जो है मेमोरी की फास्ट यानी कि रजिस्टर जो है फास्ट मेमोरी की एक इकसाम है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका ऑप्शन ए है, फ्लैट फाइल स्टोरेज इज़ बेटर देन ट्यूबुलर स्टोरेज। ऑप्शन बी है, ट्यूबुलर स्टोरेज इज़ बेटर देन फ्लैट फाइल स्टोरेज। ऑप्शन सी है, फ्लैट फाइल स्टोरेज इज़ बेटर देन रिलेशनल स्टोरेज। ऑप्शन डी, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शन बी जो हमारे पास है, ट्यूबुलर स्टोरेज इज़ बेटर देन फ्लैट फाइल स्टोरेज, ये ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, सब्सट्रैक्टिंग एन कोमा एम रिटर्न्स अ स्ट्रिंग कंटेनिंग करेक्टर्स कॉपीड फ्रॉम पोजीशन N2। तो यहाँ पे उन्होंने राइट आंसर पूछा है कि इसका अगर पोजीशन N2 हम करें तो क्या होगा। ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर है M-1। नेक्स्ट हमारे पास है, द डैश इज़ द ओल्ड प्रोफेशन विच इज़ बीइंग एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ कंप्यूटिंग। टाइपेस्ट। टाइपेस्ट इज़ द ओल्ड प्रोफेशन विच इज़ बीइंग एलिमिनेटेड, यानी कि आज से कुछ साल पहले हम देखें तो टाइपेस्ट थे जिसको हम लिखने के लिए यूज़ करते थे, अब उसको एलिमिनेट कर दिया गया है बिकॉज हमारे पास अब कंप्यूटर आ गए हैं, जदीद किस्म की मशीनरी आ गई है जिससे हम अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द सिस्टम डेट मैनेज रिलेशनल डेटाबेस इज़ कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करे उसको हम क्या कहेंगे। हमें नाम से पता चलता है रिलेशनल डेटाबेस है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वेब सर्वर इज़ बिजी इट गिव्स द फॉलोइंग मैसेज टू द यूज़र। यानी कि जब सर्वर हमारा बिजी हो तो वो इनमें से कौन सा मैसेज है जो यूज़र को वो शो करवाता है। पहला है ऑप्शन ए टाइम आउट, फिर वेटिंग का, ऑप्शन सी है सर्वर बिजी, ऑप्शन डी नन ऑफ द गिवन। यानी कि हमें ये नाम से पता चल रहा है कि वेब सर्वर इज़ बिजी, तो फिर वो क्या मैसेज शो करवाएगा कि सर्वर हमारा बिजी है, इसलिए ऑप्शन सी जो इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द कैप्चरिंग प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज़ कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि ग्रुप हो टेक्नोलॉजी के, जिसको हम कुछ चीज़ को कैप्चर करने के लिए, किसी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, किसी भी ट्रांसमिशन को, इंफॉर्मेशन को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द डैश टीम कंसिस्ट ऑन द शार्पेस्ट टेक्निकल माइंड इन द कंपनी। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी एक ऐसी टीम है जो कि शार्पेस्ट टेक्निकल माइंड होते हैं जिनका कंपनी के अंदर। वो है ऑप्शन ए है आर्किटेक्चर, सेकंड है बिजनेस डेवलपमेंट, थर्ड है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और फोर्थ नंबर पे है डेवलपर। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास आर्किटेक्चर, वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्या है कि टीसीपी स्टैंड फॉर क्या होता है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, आ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज इन सच अ वे दैट द कंप्यूटर कैन क्विकली सर्च फॉर अ डिजायर्ड डाटा आइटम इज नाउन एज। यानी कि एक डाटा का कलेक्शन है जिसके अंदर हमारा जो कंप्यूटर है उसको क्विकली यानी कि बहुत जल्दी से उसको सर्च कर लेता है डिज़ायर डाटा के अंदर हमने कोई भी चीज़ सर्च करनी हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ टाइप ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है या फिर फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, या फिर सिंक रैप्ड सॉफ्टवेयर है, या फिर कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र डैश हाउ थिंग्स वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिडल थ्रू। ठीक है।
तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21। पॉपुलर स्कीम्स यूज फॉर रिड्यूसिंग बाइट फॉर स्टोरेज RGB एंड कलर मैपिंग। RGB, अब ये देखें यहाँ पे RGB, आपसे भी पूछ सकते हैं कि RGB स्टैंड फॉर क्या होता है। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन और ब्लू। ये हमारा कलर के अकॉर्डिंग में यूज़ होता है। उसके बाद है ऑप्शन बी RGB एंड डेथरिंग। ऑप्शन सी है RGB कलर मैपिंग एंड डेथरिंग। ऑप्शन डी हमारे पास है कलर मैपिंग एंड डेथरिंग। तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। हार्डवेयर मेल फंक्शंस इज़ रिलेटेड टू। हार्डवेयर का जो मेल फंक्शन है वो किससे रिलेटेड होता है, तो वो होता है हमारा डाटा एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ इनकरेक्टली वी इंटर द नेगेटिव एज इट इज़ चेक्ड बाय। अगर हम फर्ज करें किसी सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं, हम उसके अंदर एज एंटर कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो होगी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 15 ईयर, 50 ईयर, 40 ईयर। तो अगर हम फर्ज करें कि एज हमने लिख दी -20, तो फिर वो पूछ रहे हैं कि अगर हमने ये माइनस में एज लिख दी है तो वो कौन चेक करेगा। लिमिट इंटेग्रिटी, फिर टाइप इंटेग्रिटी, रेफरेंशनल इंटेग्रिटी और फिजिकल इंटेग्रिटी। तो ऑप्शन सी जो है रेफरेंशनल इंटेग्रिटी, वो इसका जो राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द यूज़र फ्रेंडली वे ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा, कि इनमें से कौन सा एक ऐसा तरीका है जिसको हम यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, डाटा को शो करवाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए है क्यूरी, सेकंड ऑप्शन है फॉर्म, थर्ड ऑप्शन है रिपोर्ट्स और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द गिवन। तो ऑप्शन सी जो रिपोर्ट हमारे पास है वो इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। करंटली द ब्लू रे DVD, हमारे पास एक ब्लू रे की DVD है, कैन स्टोर मोर देन ऑफ डाटा, कि अगर ब्लू रे DVD हो तो वो कितने GB डाटा से ज़्यादा का डाटा को स्टोर कर सकती है। ऑप्शन ए है 10 GB, फिर 100 GB, फिर 50 GB और 150 GB। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 50 GB डाटा, यानी कि ब्लू रे DVD मोर देन 50 GB डाटा को स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। इन जावा स्क्रिप्ट ए, फिर ये वाला साइन लगा है, साइन का मुझे नाम बोल गया, पता नहीं नाम क्या है, आप लोगों ने इसको देख लेना। ए बी हो तो इज़ इंटरप्ट एज, तो फिर हमारी कौन सी इंटरप्ट यूज़ होगी। पहले ए इज़ ट्रू और बी इज़ फॉल, फिर ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ ट्रू, फिर है ए इज़ फॉल एंड बी इज़ ट्रू। तो ये तीनों ही इसके ऑप्शन नहीं है, बल्कि ऑप्शन डी है जो हमारे पास ए इज़ ट्रू और बी इज़ ट्रू और बोथ आर ट्रू। यानी कि अगर हमारे पास ये वाला कंडीशन लगी हो जावा स्क्रिप्ट के अंदर, इसका मतलब है कि ए भी ट्रू है या फिर बी भी ट्रू है हमारा, या फिर दोनों भी ट्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीकर्स फॉल इनटू द हार्डवेयर कैटेगरीज, यानी कि जो हमारे पास स्पीकर्स होते हैं जिन्हें हम बफर्स भी कहते हैं, वो हार्डवेयर कैटेगरी में क्या लाई करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू, यानी कि स्पीकर फॉल इनटू हार्डवेयर कैटेगरी, ये इसका राइट आंसर है। On below the event is occurred for a foam element when it lost focus, यानी कि जब वो फोकस को लॉस कर दे तो फिर जो है ये अकर करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। यू कैन व्यू a 3 डैमेज ऑन a, कि अगर हमने 3 डिमेंशनल का कोई देखना हो, व्यू देखना हो, हम उसको किसके ऊपर देखेंगे। 3D डिस्प्ले, 2D डिस्प्ले, ऑन बोथ 2D एंड 3D डिस्प्ले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि हम इसको 2D डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं और 3D डिस्प्ले के ऊपर भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। मॉड्यूल्स लेवल डिज़ाइन एंड यूनिट टेस्टिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। जो हमारे मॉड्यूल लेवल डिज़ाइन और यूनिट टेस्टिंग है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन बी जो हमारे पास डेवलपर है, ये डेवलपर की जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है। When action depend upon the values of multiple variables we will use, अगर डिपेंड करे हमारा जो एक्शन है मल्टीपल वेरिएबल के ऊपर, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं इफ एल्स को। इफ एल्स का हमें आपको पता होना चाहिए कि इफ एल्स होती है कि अगर हमारे पास डिफरेंट कंडीशन हो, हम कहते हैं कि अगर पहली कंडीशन हमारी ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन को यूज़ करेंगे। यानी कि ये देखिए, ये हमारी होगी इफ़ ये अगर हमारी ट्रू है तो हमारा प्रोग्राम रन करना ख़त्म हो जाएगा, उसकी आउटपुट शो हो जाएगी। अगर ये नहीं ट्रू फिर एल्स,
यानी फिर हम उसके बदले इसको यूज़ करेंगे। अगर ये भी हमारी ट्रू नहीं हुई फिर हम एक थर्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, वो भी एल्स होगी हमारी। इस तरह हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इरिटेशन इज़ नाउन यूज़ द लूप। अगर हमारे पास नंबर हमें पता होने चाहिए, हमें पता हो कि हमने लूप को कितनी बार चलाना है, ये लूप हमारा चल रहा है, हमें पता है कि हमने इसको 20 टाइम्स चलाना है, तो फिर हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन डिपेंड अपॉन अ कंडीशन बीइंग मेट यूज़ द डैश लूप। यानी कि अब हमारे पास एक कंडीशन दे दी उन्होंने कि ये हमारे पास लूप चल रहा है। अगर तो अगर कंडीशन देखें कि इसमें अंदर कंडीशन आ गई, अगर हमारा लूप 50 लूप चल रहा है, उसके अंदर फर्ज करें ए की वैल्यू अगर हमारी 50 जब तक नहीं आती लूप चली जाएगा। कंडीशन लग गई ना 50 तक, तो फिर हम कौन सा इसमें से लूप जो यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वाइल लूप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34 मल्टीपल कंप्यूटर्स डेट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड अदर रिसोर्स। इसका ऑप्शन ए है नेटवर्क्स, सेकंड है इंटरनेट, थर्ड है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द गिवन। तो इसका मल्टीपल कंप्यूटर डेट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन, ये हमारा कहलाएगा कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ऑप्शन सी जो है इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ कन्वेंशनल कंप्यूटर नेटवर्क आर एक्सेप्ट वन। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है वीपीएन, ऑप्शन बी एनआईसी, ऑप्शन सी कंप्यूटर्स, ऑप्शन डी हब। तो उसका जो इसमें से हमारा राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए वीपीएन, इसका जो राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36 प्लीज़ चूज़ वन। इसमें से हमने चूज़ करना है कि कौन सा राइट है। एनआईसी स्टैंड फॉर, एनआईसी स्टैंड फॉर हमारे पास नेशनल इंटरनेट केबल्स, नेशनल इंटरफेस कार्ड्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37 हब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़। ऑप्शन ए है आई ओ डिवाइसेस, आई मीन इनपुट, ओ मीन आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ऑप्शन बी है ट्रैफिक कंट्रोलर, ऑप्शन सी हमारे पास है नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर, ऑप्शन डी है नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है ऑप्टिकल केबल्स आर रिक्वायर्ड बाय वायरलेस नेटवर्क। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, हमने ये बताना है। तो ऑप्टिकल केबल्स आर रिक्वायर्ड बाय वायरलेस नेटवर्क, ये फॉल्स है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश आर डिवाइस यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर टू फॉर्म आ नेटवर्क। हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर है, फर्ज करेंगे एक है, दो, तीन, चार। हाँ, ये हमारी सेंटर में एक डिवाइस है, हमने सबको आपस में कनेक्ट कर दिया यानी कि अ डिवाइस दैट यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर इन अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क। ये हमारी सेंटर वाली जो डिवाइस है ना, हमने इसका नाम बताना है जिससे हमने अपने मल्टीपल जो कंप्यूटर है उनको कनेक्ट किया है। तो हमारी इस डिवाइस का नाम है हब। हब इज़ अ डिवाइस दैट यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टू फॉर्म आ नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40 आ हब है सेवरल, के हब के अंदर क्या होता है, एनआईसी, केबल्स, पैकेट्स या पोर्ट। अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पोर्ट, इसका राइट आंसर है जिसके साथ हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41 जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ऑल पैकेट्स ट्रैवल, कि हमारे जितने भी पैकेट्स हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं, डिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, अल्टरनेटिवली या फिर नॉन। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑल पैकेट्स ट्रैवल्स इंडिपेंडेंटली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये वन को ख़त्म कर दें, यू आर एल इज़ एन, के यू आर एल हमारे पास है जो वो क्या होता है। अब आपको पता है यू आर एल इज़ एड्रेस। अब देखें हमारे पास फ़र्ज़ करें हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का यू आर एल लेना है, तो वो हम लिखेंगे एच टी टी पी लिखा, उसके बाद स्लैश कोलन फिर स्लैश, फिर ऐसे ही आ जाएगा www.vu.edu। इसी तरह हमारे पास कोई और भी हो सकता है, इसके साथ डॉट पी के लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एड्रेस है।
ये हमारे पास फ़र्ज़ करें एक URL है, हम इसको अगर गूगल में या क्रोम ब्राउज़र में लिखेंगे तो ये एक एड्रेस ही होगा। हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमें उनकी वेबसाइट पे ले जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43, टू डिस्प्ले अ सिंगल लाइन टेक्स्ट एरिया ऑन द वेब पेज वी यूज डैश टैग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है? ऑप्शन सी, इनपुट टैग। अगर हमने डिस्प्ले करवाना हो सिंगल लाइन टेक्स्ट एरिया ऑन वेब पेज तो हम उसके लिए इनपुट टैग को यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट सेपरेट शीट प्रोग्राम वाज इन्वेंटेड बाय। कि जो फर्स्ट हमारी सेपरेट शीट थी, अब सेपरेट शीट है। तो सेपरेट शीट हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक्सेल की शीट है, वो हमारी सेपरेट शीट कहलाएगी। तो ये सबसे पहले किसने ईजाद की थी? इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, डैन ब्रिकलेन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन द माइक्रो प्रोसेसर डिज़ायर्स टू लुक एट अ पीस ऑफ डाटा इट चेक इन द फर्स्ट। तो सबसे पहले वो किस में चेक करेगा? कैशी के अंदर, कैशी मेमोरी। आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी की कितनी टाइप्स है कंप्यूटर के अंदर, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैशी मेमोरी। उसके बाद रैम की कितनी इकसाम है, रोम की कितनी इकसाम है। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने याद रखना है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड प्रोसेसर इज़ अ। वर्ड प्रोसेसर हमारे पास क्या है? वो एक हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, इन द ओल्ड डेज डेटाबेस डिड नॉट सपोर्ट। कि आज से जो पिछले कुछ साल चले जाएं, 20-25 साल पहले, तो डेटाबेस में से किसको सपोर्ट नहीं करता था? नंबर को भी सपोर्ट करता था, बूलियन को भी और टेक्स्ट को भी। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर है, वीडियो को वो सपोर्ट नहीं करता था। नेक्स्ट हमारे पास है अ लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क इंटरकनेक्टेड फिजिकली आर कॉल्ड। कि हमारे पास कितने डिफरेंट कंप्यूटर हैं वो आपस में फिजिकली तौर पे कनेक्टेड है, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास लैन कहलाएंगे। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है TCP स्टैंड फॉर, ये हमने पहले भी शायद देखा था, TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर है। उसके बाद अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजिंग इन सच अ वे दैट द कंप्यूटर कैन क्विकली सर्च फॉर अ डिजायर्ड डाटा आइटम इज नोन एज डेटाबेस। ये भी हमने पहले देखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ इस एग्जाम्पल ऑफ सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर। सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया था कि सेपरेट शीट जो हमारे पास होती है वो एक्सेल होता है। तो ये MS एक्सेल जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 52, द इंक्रिप्शन ऑफ डाटा इज़ रिलेटेड टू। डाटा जो इंक्रिप्टेड होता है, इंक्रिप्शन होता है डाटा का, वो किस से रिलेट करता है? तो ये डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 53, कॉपीराइट कैन बी अप्लाइड ऑन। कि कॉपीराइट किस चीज़ पे अप्लाई होता है? आर्टिस्टिक वर्क, म्यूज़िक, ड्रामेटिक वर्क, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ दिस। इसमें से कोई सी भी टाइप हो उसके ऊपर जो कॉपीराइट क्लेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वी ड्रा अ टेबल इन MS वर्ड द टेबल हैव इनिशियल कॉलम। कि टेबल का जो इनिशियल कॉलम होता है वो कितने होते हैं? तो 1 कॉलम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 55, होम रिबन कंटेन्स ग्रुप। होम रिबन है जो हमारा MS वर्ड के अंदर, तो वो किस चीज़ को कंटेन करता है? उसके अंदर हमारा पैराग्राफ भी आता है, फ़ॉन्ट भी आता है, क्लिपबोर्ड भी आता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। तो पेपर में पता है आप लोगों को MCQ जो आएंगे MS वर्ड और MS एक्सेल से रिलेटेड भी आएंगे। तो आप लोग उस ऐप को ओपन करके, जैसे फर्ज करें हमारे पास एक्सेल है, ये देखें होम रिबन है, हमारा होम है ना, इसके अंदर देखें कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। लैब टेक्स्ट आ रहा है, मार्जिन सेंटर आ रहा है, उसके बाद ये उसका फ़ॉन्ट स्टाइल आ रहा है, फ़ॉन्ट का साइज़ आ रहा है, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सारा कुछ आ रहा है। तो आप लोग उसको ओपन करके वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। हम देखें अगर इनसाइड के अंदर जाएँ हम वहाँ से देख सकते हैं कि वहाँ के अंदर हम वहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आ रही। अगर फ़र्ज़ करें हम आपसे पेपर में पूछ लेते हैं कि एक्सेल के अंदर वर्ड आर्ट जो किस सेक्शन में आएगा, तो इनसाइड के अंदर ये देखें, हम इनसाइड के अंदर जाएंगे, वहाँ पे ये देखें वर्ड आर्ट बना हुआ है। इसी तरह अगर वो कहें फार्मूलाज के अंदर, पेज लेआउट के अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है, प्रिंट टाइटल किसके अंदर आ रहा है, तो ये सारा कुछ आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है। इसी तरह होगा जो MS वर्ड का भी, वो भी आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर साइंस हेल्प इन फास्टर रिस्पॉन्स टाइम थ्रू ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट। तो इसका जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द गिवन, यानी कि इन सब के जरिए जो कंप्यूटर साइंस है वो हमें
फास्टर तरीके से हमारी हेल्प कर रहा है, जिसके ज़रिए हम अपना काम जल्दी कर लेते हैं, घंटों का काम, हफ्तों का काम मिनटों में हम कर लेते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है स्टाइल ऑप्शन इंक्लूड फ़ॉन्ट। एक हमारे पास स्टाइल ऑप्शन है जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है, तो कलर भी उसके अंदर इंक्लूड होगा, साइज़ भी इंक्लूड होगा, नेम भी इंक्लूड होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड। क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है हमारे पास, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, ऑल ऑफ दिस, रिपीट, सेव क्विक और प्रिंट। आपने इन तीनों को भी याद रखना है कि ये वाले तीन उसके अंदर होते हैं। आपको एमसीक्यूज के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि टूल बार जो होता है, क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफ़ॉल्ट है इंक्लूड, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग ये 3 पॉइंट उसके लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 58, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड्स फ्रॉम वन ट्रैक टू एन अदर इज कॉल्ड सीक टाइम। यानी कि ऐसा टाइम जो कि रीड राइट हेड को मूव करने के लिए वन ट्रैक टू एन अदर यूज होता है, वो हमारा कहलाता है सीक टाइम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बाय अटैचिंग द डैश टू अ मैसेज द सेंडर कैन मार्क द मैसेज एज अथेंटिक। अगर हम अपने मैसेज के साथ सिग्नेचर अपने ऐड कर दें, सिंगल सिग्नेचर, तो जिसको हम मैसेज भेजेंगे उसको पता चल जाएगा ये किसी बंदे ने मुझे मैसेज किया है, यानी कि उससे पता चल जाएगा कि ये मैसेज जो मेरे लिए अथेंटिक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 है, यूज़र कैन सी डायरेक्शंस और फाइल्स बाय यूजिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 61, इफ 15 इज डिवाइडेड बाय 5 यूजिंग रिपीटिव सब्सट्रैक्शन हाउ मैनी स्टेप इज इन्वॉल्व्ड। तो बस हमें पूछना है कि अगर 15 को हम 5 से डिवाइड करें रिपीटिव सब्सट्रैक्शन मेथड से, तो हमारे पास कितने स्टेप हैं जो यूज़ होंगे। तो इसके अंदर हमारे पास 3 स्टेप आएंगे। तो इसके अंदर समझाने वाली कोई भी खास चीज़ नहीं है, आप लोगों ने इसको याद कर लेना है 3। वैसे मैं आपको एक बार करके दिखा भी देता हूँ बाइनरी वाली फॉर्म में। ये देखें, ऐसे हम करेंगे, हमारे पास 15 है, यहाँ पे 15 आ गया। अब हमने इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 आया यहाँ पे, 5 3 टाइम 15, यहाँ पे हमारे पास बच गया 0। उसके बाद रिपीटिव, उसके बाद 3 1 टाइम 3 और यहाँ पे 0 बच जाएगा। अब ये देखें, यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे 1 0 0, ये हमारे पास 3 डिजिट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास इसलिए इसका जो आंसर है वो 3 टाइम आएगा। 3 स्टेप इसमें हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 62, XML स्टैंड फॉर क्या होता है। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा आपको पेपर में ये भी आ सकता है कि HTML स्टैंड फॉर क्या है, HTML। तो HTML जो हमारे पास होता है, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 63, डैश टैग्स गिव्स योर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वेबसाइट। तो इन्फो टैग जो है वो हमें गिव करता है पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वेबसाइट। नेक्स्ट हमारे पास है 2 रेज़ द 0, यानी 2 रेज़ की पावर हमने लेनी है 0, ये किसके इक्वल आएगा। तो 2 की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। 2 की पावर 0 ही नहीं बल्कि हम किसी भी अगर वैल्यू की बेस 2 है या 3 है, उसकी पावर जब हम 0 लेंगे तो उसका जवाब हमेशा 1 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क कैन नॉट डिटेक्ट, कि स्टार टोपोलॉजी है वो जो बेस करती है नेटवर्किंग के ऊपर, वो किस चीज़ को डिटेक्ट नहीं करती। तो ऑप्शन सी ट्रांसमिशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 66, डैश ब्राउज द यूज़ ऑफ माउस ड्राइवन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन कंप्यूटिंग। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, एप्पल मैकनटास। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू क्रिएट एंड एडिट द HTML पेज। अब हमने HTML का अपना पेज बनाना है, तो उसको क्रिएट और एडिट करने के लिए कौन सा बेस्ट टूल है इनमें से। MS पेंट नहीं है, उसके बाद मोजिल्ला ये भी नहीं है, उसके बाद MS एक्सेल और MS आउटलुक ये भी नहीं है। तो नोटपैड या फिर MS फ़ॉन्ट पेज, इससे हम HTML पेज को बना भी सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 68, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट लूप। तो जो लूप की टाइप होती है फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो स्विच जो है, स्विच लूप की एक किस्म नहीं है, बल्कि स्विच एक स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है विदाउट अ कंप्लीट सिस्टम
वन कैन डैश रिजल्ट फ्राम अ पार्ट ऑफ सिस्टम नॉट अचीव्ड रिजल्ट, यानी कि विदाउट अ कंप्लीट सिस्टम हम जो है अपना जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है उसको अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ यू रिक्वायर टू जॉइन टू लैब्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ लैन देन विच डिवाइस विल बी मोर सूटेबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ब्रिज। अगर हमने दो लैब है, एक लैब हमारी ये है जिसके अंदर लैन यूज़ हो रहा है, दूसरी ये है, हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो हम इसको ब्रिज के ज़रिए से कनेक्ट करेंगे। ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर हमने अपने डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करना हो एक लैन के ज़रिए तो उसके लिए हम हब को यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसको हम ब्रिज के ज़रिए दोनों को अटैच करेंगे आपस में। नेक्स्ट हमारे पास है 71 MCQs नंबर। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, वैल्यू कैन बी चेंज, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कैन बी चेंज, के वेरिएबल की जो वैल्यू है कभी भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज़ यूज टू टर्मिनेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी अच्छी चीज़ है जिसको जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं? सेमीकोलन। अब कोलन आपको पता है ये दो नुक्ते कोलन होते हैं, सेमीकोलन एक नुक्ता और उसके नीचे ऐसे बना होता है, उसके बाद डबल कोटेशन ये वाली हमारी, और उसके बाद ये वाला, ये शायद ये वाली अलामत होती है, तो जो सेमीकोलन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है इन रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स रोज आर कार, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमारा जो टेबल होता है, ये फर्ज करें हमारा टेबल बना हुआ है, ये इसके रोज और कॉलम है, ये इसके कॉलम है, ऊपर से नीचे के कॉलम होते हैं और लेफ़्ट टू राइट इसकी जो रोज़ है। अब वो पूछते हैं कि हमारी जो ये रोज़ हैं ये क्या कहलाती है? ये रोज़ हमारी कहलाती है रिकॉर्ड। उसके बाद हमारे पास है डैट इज़ अ कंटेनर डैट होल्ड अ सिंगल वैल्यू। इसमें से कौन सी ऐसी कंटेनर है जो कि सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है? तो वेरिएबल है, वेरिएबल होल्ड सिंगल वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 75 डैश रेफर्स टू डोस अटैक ओवरबर्डिंग ऑफ द सिस्टम। अगर हम ओवरबर्डिंग कर देंगे तो डोस का जो अटैक है वो सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बाय एडिंग कमेंट्स वी मेक द कोड मोर। अगर हम कमेंट ऐड कर दें अपने कोड के अंदर तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? हम इसी वे में उसको देख सकेंगे, या करेक्ट वे में देख सकेंगे, या फास्टर वे में, या फिर रीडेबल होगा वो हमारे लिए, कोड हमारे लिए मोर रीडेबल। कमेंट हमने ऐड कर दिया, फर्स्ट कर मैंने एक HTML का पेज बनाया, उसके अंदर मैंने अपने कमेंट कुछ ऐड कर दिए कि यहाँ पे मैंने ये वाली चीज़ यूज़ की है, यहाँ पे मैंने ये टैग यूज़ किया है पेज को ब्रेक करने के लिए, न्यू लाइन पे जाने के लिए, या फिर फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए। तो अगर कोई दूसरा डेवलपर उसको ही मेरे प्रोग्राम को वो देखेगा, उसको यहाँ पे रन करेगा, या उसने मेरे बाद उसमें कोई चेंजिंग करनी हो तो वो मेरे कमेंट देख के ना जब मेरे वो कमेंट पढ़ेगा तो उसके लिए वो प्रोग्राम है जो कोड है वो मोर रीडेबल होगा। उसके बाद है इन HTML डैश टैग्स यूज फॉर स्मॉलेस्ट हेडिंग। HTML के अंदर कौन सी इनमें से टैग है जो कि स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए यूज होता है? तो वो है H6। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि HTML के अंदर टैग कितने होते हैं। तो ये टैग होते हैं हमारे पास H1 से लेके H6 तक। H को आप कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल भी लिख सकते हैं। इसको फिर हमने ओपन करने के बाद इसको हमने क्लोज़ भी करना है, जिससे हम ओपन करेंगे उसी से हम इसको क्लोज़ करेंगे। उसके अंदर हम यहाँ पे स्लैश लगा देंगे। तो अब देखें H1 से स्टार्ट हो रहा है। H1 हमारे पास होती है सबसे बड़ी हेडिंग को यूज़ करने के, कोई सबसे बड़ी हेडिंग बनानी है H1 यूज़ होगा, H2 उससे छोटी हेडिंग, H3 उससे छोटी हेडिंग, इसी तरह चलता रहेगा। और H6 जो हमारा होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग को शो करेगा। H6 यहाँ पे होगा हमारे लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए, स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है HTML टैग्स यूज फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। तो इसका जो H1 है, H1 टैग जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी सिंबल्स आर यूज इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो 2। अब आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 होती है, उसके अंदर दो ही डिजिट होते हैं 0 और 1। उसके अलावा अगर 10 बेस देखें, 10 सिंबल किसके अंदर होते हैं? वो डेसिमल के अंदर 0 से लेके 9 तक। 8 किसके अंदर होते हैं? 8 होते हैं, 8 हमारे पास होते हैं ऑक्टल के अंदर। ऑक्टल की बेस होती है हमारे पास 8। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 16 है, ये हमारी होती है हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल के अंदर हम क्या करते हैं कि 0 से लेकर 9 जो है
हम वो डेसिमल वाला यूज़ करते हैं। उसके बाद जो 10 होता है उसको हम लिख देते हैं A, उसके बाद इसी तरह 11 को B, इसी तरह ये 16 तक चलता रहेगा, ABCDE हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ काइंड ऑफ। जो हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस किस्म की किसकी एक एग्ज़ाम है, तो वो हमारे पास है यूटिलिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप अमोंग द सेल्स ऑफ MS एक्सेल शीट कैन बी क्रिएटेड बाय। आपको अब मैं एक्सेल से सिखाता हूँ। अब फर्स्ट करें एक्सेल के ये 2 3 4 सेल्स हैं, इसके अंदर वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब वो कह रहे हैं कि हमने इन सब के दरमियान रिलेशन कायम करना है, कोई भी रिलेशन लेके आना है। वो किस तरह से हम लेके आएंगे, तो हम कोई भी फार्मूला लगाएंगे, इनका रिलेशन आपस में बन जाएगा। अब ये देखें, फार्मूला लगाया मैंने सम का, तो वो यहाँ से यहाँ तक सारे जो सेल्स हैं वो आपस में कलेक्ट हो गए, ऐड हो गए, इनका रिलेशन बन गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो फार्मूला के जरिए हम एक्सेल के अंदर जो हमारे सेल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं। उसके बाद है आ होम पेज इज़ आ टाइप ऑफ वेबसाइट, कि होम पेज जो है वो एक वेबसाइट की टाइप होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है LCD डिस्प्ले आर डैश डिमेंशनल डिस्प्ले, इसका 2 होता है। अब देखें हमारी ये LCD है एक, इसका डिस्प्ले कैसे होगा, यहाँ तो इस तरफ होगा या इस तरफ, ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है ना, एक ये ऊपर से नीचे, एक लेफ़्ट से राइट, तो इसलिए ये 2 डायमेंशनल डिस्प्ले कहलाएगा। उसके बाद है बेस 16 इज़ द बेस ऑफ डैश नंबर सिस्टम। मैंने अभी आपको ऊपर बताया बेस 16 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी बेस 2, डेसिमल की बेस 10, ऑक्टल की बेस 8। उसके बाद है हाउ मैनी बिट्स आर इन 1 बाइट, एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं एक बाइट के अंदर, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। उसके बाद आइडेंटिफाई द ऑपरेटर डेट कैन नॉट बी यूज फॉर कंपैरिजन पर्पस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता, तो वो इक्वल का साइन है। जब हमने इक्वल 2 वैल्यूज रखनी हो कंपैरिजन पर्पस के अंदर, तो उसके अंदर हम ये वाला इक्वल यूज़ करते हैं 2 दफ़ा इक्वल लगा के, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल है और ये लेस देन और इक्वल है, तो ये वाला इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है कमेंट इंक्रीज़। अभी ऊपर भी हमने देखा था कि अगर हम कमेंट इंक्रीज़ करें अपने कोड के अंदर तो उससे हमारा कोड जो है मोर रीडेबल हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है कोड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम उससे कोड को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिर एक एक्सेल का आ गया फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 88। आपको इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आएंगे और MCQs भी आएंगे, तो इसलिए आप लोगों ने MS वर्ड और एक्सेल के ऊपर अच्छी ग्रिप रखनी है अपनी। अगर आपको कोई चीज़ ना भी आए पेपर में से, आप लोगों ने एक्सेल और वर्ड को ओपन करना है, और मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आपने वहाँ से अपना MCQ सोल्व कर लेना। आप देखें, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इन सेपरेट शीट एप्लीकेशन सम A2:A3। हमारे पास 2 सेल है A2 और A3, उन दोनों का अगर हम सम लें तो वो किस तरह से आएगा। उसके बाद है एज्यूम डेट A2 25, A3 75। अभी देखिए हमारे पास एक ये सेल है, इसकी वैल्यू 25 और दूसरे की है -75, यही था ना जी, यही था। अब हमने इन दोनों के सामने ना, सम के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप यहाँ पे आल्ट और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे, फिर सम, फिर ब्रैकेट ओपन की, फिर अपने दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर दिया। ये देखें -50 आ गया हमारे पास। यही उन्होंने पूछा था कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, -50 इसका राइट आंसर है। इसी तरह आपने एक्सेल के ऊपर, मैं आपको एक्सेल से दिखा देता हूँ, थोड़ा पेज को बड़ा कर लेते हैं। अब ये देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास पेपर में उन्होंने आपको ये 3 वैल्यूज दी हैं, कह रहे हैं कि इनका सम फाइंड करें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन की, इन तीनों को सिलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दिया। अगर यही 3 हमारे पास वैल्यूज़ हों, वो हमें कहे इनका मल्टीप्लाई हमने इनका फाइंड करना है, इक्वल दो चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल पहले ही आपने सेलेक्ट करनी है, फिर मल्टीप्लाई लगा के दूसरी सेलेक्ट करके इंटर कर देना है। अगर यहाँ पे हमारे पास तीसरी फ़र्ज़ करें, एक और वैल्यू होती है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 45 आ गया, हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट सेलेक्ट की, मल्टीप्लाई, फिर सेकंड
और फिर हम यहाँ पे थर्ड को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। अगर दो वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करना है, 45 है, नीचे है 8, हमने डिवाइड करना है, इक्वल किया, ये सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय ये, फिर इंटर कर दिया तो हमारे पास जवाब आ गया। तो ये जो मल्टीप्लाई हो गया, सम हो गया और डिवाइड हो गया, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे तो आप लोगों ने अच्छी रखनी इसके ऊपर ग्रिप। अब फर्ज करें हमने मिनिमम नंबर फाइंड करना है इनमें से, ये देखें लिखा मिनिमम, ब्रैकेट ओपन, हमने ये नंबर सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद की, इंटर कर दिया। इनमें से मिनिमम नंबर कौन सा था, 27। अगर यहाँ पे हमने मैक्सिमम फाइंड करना हो, मैक्सिमम में जाके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इन सब को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद की, इंटर किया, 483 जो मैक्सिमम नंबर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। अगर वो आपको सर कहेंगे कि स्टेप वाइज करना है, तो आप लोग एक्सेल के ऊपर ऐसे करके, तो ये वाला जो आपका होगा, इसको आप अपने पेपर वाले जो बॉक्स है वहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन लोड इवेंट अकर्स व्हेन द फॉर्म इज़, जब फॉर्म लोडेड होगा तो ऑन लोड इवेंट हमारे पास अकर करेगा। उसके बाद है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एरर इन प्रोग्राम, 3 टाइप ऑफ एरर कौन कौन सी। सबसे पहले हमारे पास है लॉजिकल एरर, लॉजिकल, उसके बाद रन टाइम एरर, रन टाइम हो गया, और उसके बाद एक हमारे पास है सिंटैक्स एरर, SYNTAX, सिंटैक्स एरर। तो ये इसकी 3 टाइप्स हैं, आपने ये नाम भी याद रखने हैं। ये रन टाइम एरर है, पेपर में आपसे ये नाम भी पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो CS 101 की फाइनल टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए, जिसके अंदर हमने 90 MCQs को देखा है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को समझ ना आई हो, फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो ये फ़ाइल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग इसको वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। तो वैसे पहले आप एक दफ़ा वीडियो को देखना, अच्छे से आप लोग को समझ आ जाएगी। उसके बाद आप फाइल को एक बार अगर रीड कर लेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।